जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल GSV सिसोदिया जी पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 2 भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे हिमालय का निर्माण। हिमालय के निर्माण के संबंध में आपको हम थोड़ी बेसिक जानकारी दे देते हैं पहले। तो हिमालय का निर्माण होने से पहले तो भारतीय जो भूभाग था, भारतीय भूभाग था अफ्रीकन प्लेट से लगा हुआ था। तो अफ्रीकन प्लेट से भारतीय भूभाग अलग होकर अलग नई प्लेट बनी, जिसका नाम था भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट और इसे भारतीय प्लेट थी। भारतीय प्लेट बनी। जो भारतीय प्लेट जो धीरे धीरे आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व जो है खिसकना स्टार्ट हुई, और आज 7 करोड़ वर्ष पहले तो यहाँ पर ये जाकर भारतीय प्लेट जाकर एक यूरेशियन प्लेट से जाकर मिली। यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई। यूरेशियन प्लेट से जाकर क्या हुई? टकराई। टकराने के बाद जाकर आपको पता है, टकराने से पूर्व यूरेशियन प्लेट्स और भारतीय प्लेट के बीच में एक सागर था, जिसका नाम था टैथिस सागर। जो आप देख रहे हैं ये क्या था? टैथिस सागर था। तो इसका जो अध्ययन किया था किसके द्वारा? कोरल महोदय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कोरल महोदय के द्वारा अध्ययन किया गया और फिर से प्रमाणित किया गया कि इसका जो है जो हिमालय का निर्माण हुआ किस रूप में हुआ। तो हिमालय का निर्माण जो हुआ कैसे हुआ, तो इसको हम प्रमाणित किए कोरल महोदय के द्वारा। तो कोरल महोदय के द्वारा 2 सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत तो दिया गया जो कोरल महोदय के द्वारा बोला गया, तो पहला बोला गया कि भूषण्य का सिद्धांत। भूषण्य का सिद्धांत क्या था? देखिए इसे हम यहां लिख देते हैं, भूषण्य का सिद्धांत। भूषण्य का सिद्धांत से संबंध था जो भारतीय प्लेट्स। अच्छा देखिए, भारतीय प्लेट्स को हम एक नाम से और जाना जाता था, जिसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड। क्या कहते? गोंडवाना लैंड। और इसे हम बोलते थे अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड मतलब भारतीय प्लेट्स की जो हमारा पठारी भाग था, भारतीय प्लेट के जो पठारी भाग था, इससे पठारी भाग से निकलने वाली नदियां जो आपको दिख रही हैं जैसे करके, ये क्या थी? नदियां थी हमारी। नदियों के द्वारा लिया, जो नदियों के द्वारा जो साथ में कंकड़, पत्थर, गाद, रेत, बालू जो साथ में ले जाया गया, उसे अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। अवसाद नदियों के द्वारा जो है क्या गया? भारतीय पठारी भाग, पठारी क्षेत्र से, भारतीय पठारी क्षेत्र से नदियों के द्वारा जो अवसाद ले जाया गया और फिर वो 33 सागर में गिराया गया, जैसे कि ऐसे करके गया जी, और यहाँ जाकर इकट्ठा हो गया। धीरे धीरे ये इकट्ठा होने लगा ऐसे करके। धीरे धीरे जाकर अवसाद क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। अवसाद के रूप में क्या? ये हम क्या है, इसे हम कहेंगे अवसाद। ये दिख रहे हैं आप? ये अवसाद, अवसाद इसमें आके इकट्ठा होने लगा। इकट्ठा होने लगा तो अवसाद में जैसे हमारी आती हैं आपकी कंकड़, कंकड़, गिट्टी, गाद, रेत वगैरह जो है नदियों के साथ क्या होगा? बहा के आया, बहा के गया, बहा के आया, और बहा के आया जो जमाव हुआ, तो इससे क्या गया? भूषण्य का सिद्धांत क्या है? तो भूमि से लाया गया जो सामान, मतलब जो अवसाद थे, तो उसको क्या कहा गया? भूषण्य कहा गया। तो ये हमारा क्या था? भू
शन्नी शन्नत सॉरी भूषणत का सिद्धांत कहा गया। तो पहला सिद्धांत क्या दिया गया, कोरल मोदे के द्वारा कहा गया कि भारतीय प्लेट के द्वारा भारतीय प्लेट पर जो पठारी क्षेत्र था वहां से जो नदियां बहती थी वो अपने द्वारा अवसाद जल के साथ अवसाद ले जाती थी और तहती सागर में जाकर गिराती थी। जो गिराती तो धीरे 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 ये क्या हो गया, अवसाद धीरे धीरे जाकर इकट्ठा हो गया। क्या हो गया, इकट्ठा होने लगा। और इकट्ठा होने के बाद में फिर क्या हुआ, आगे दूसरा सिद्धांत था प्लेट विवर्तन की, जो प्लेट विवर्तन की थी, जो धीरे धीरे देखिए ये हमारी जो है भारतीय प्लेट, ये हमारी क्या थी, भारतीय प्लेट इधर से जा रही है हमारी, इसे यहां लिख देते हैं भारतीय प्लेट, और ये थी हमारी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है। अब देखिए, अब जो नदियों के द्वारा जो अवसाद आया, तो धीरे धीरे ऐसे इकट्ठा हो गया, कंकड़ था, पत्थर था, बालू था, धीरे धीरे ऐसे इकट्ठा होने लगा। ठीक है, ऐसे करके नहीं, ऐसे चलना लगा है, तो इकट्ठा लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कंकड़ पत्थर थे उन्होंने क्या लिया, उसकी तली में जाके वृद्धि हो गई, और वृद्धि होगी, जमा हो गया, धीरे धीरे जो जमा हो गया, जमा होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, इसका उत्थान हुआ। और उत्थान हुआ तो उत्थान होने के बाद में इन दोनों जगह तो क्या हुआ, और आपको ये भी हम पहले बता चुके हैं कि भारतीय प्लेट, भारतीय जो प्लेट थी अफ्रीकन महाद्वीप से अलग होकर के नहीं है, आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। तो इसने इन दोनों के बीच में क्या हुआ, प्लेट का टकराव हुआ। क्या हुआ, प्लेट का टकराव हुआ, और टकराव होने के बाद में उसे हम क्या कहते हैं, विवर्तनिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो ये जहाँ टकराव हो रहा है, मतलब अवसाद हो रहा है, तो ये यहाँ क्या हुआ, टकराव हो गया। देखो टकराव हो गया, तो इसे हम बोलेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इधर लिख देते हैं, ये इधर लिख देते हैं, चलो नेक्स्ट प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ये कौन सी प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है। ये हमारे यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो यहां तक समझ में आया, ठीक है। भारतीय प्लेट होगी, यूरेशियन प्लेट होगी। अब इन दोनों के क्या टकराव हुआ, टकराव होने के बाद में देखिए भारतीय प्लेट तो ये कैसी थी, हमारी भारी प्लेट थी। क्या थी, भारी प्लेट, भारी प्लेट। और ये थी हमारी हल्की प्लेट, ये थी हल्की प्लेट। तो आपको जो कोई भारी चीज होती है, जब कोई भारी चीज होती है और हल्की चीज में टकराती है, तो क्या होता है, भारी चीज हल्की चीज से जब टकराएगी तो क्या हुआ, हल्की चीज मुड़ जाती है, और मुड़ जाती है तो क्या है, सिकुड़न लेती है। जिसके हमारे हाथ ऐसे का सिकुड़ती जाएगी, सिकुड़ जाएगी ना। तो इसी प्रकार से जब भारतीय प्लेट से यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ, तो भारतीय प्लेट से जब टकराने के बाद तो भारतीय प्लेट जो नीचे की तरफ धंसती गई, और यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ सिकुड़ती गई। क्या हो गया, सिकुड़ती गई। जिस प्रकार से आप आकृति देख रहे हैं कि भारतीय प्लेट का नीचे की तरफ धंसना और यूरेशियन प्लेट के ऊपर जाकर सिकुड़ना, तो जब दो जिन पर दबाव पड़ा, जब दोनों प्लेट, इसको भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दबाव पड़ा, तो भारतीय प्लेट जो है दबाव के कारण नीचे धंसी, और यूरेशियन प्लेट जो ऊपर धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, और सिकुड़ने के कारण जो है भारत जिसका पर्वतों का
निर्माण हुआ। जैसे कि आप नेक्स्ट आकृति में देख रहे हैं ये ऊपर, तो ये क्या हो गया, भारतीय प्लेट नीचे की तरफ धस गई है, यहाँ से इधर से देख रहे हैं यूरेशियन प्लेट धस गई, तो ये क्या हुआ, हमारे पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा पर्वत क्या है, तो इसके बारे में बता दें क्या पर्वत का निर्माण हुआ है। देखिए, तो इधर से यूरेशियन प्लेट, ये इधर से भारतीय प्लेट, दोनों टकराई, तो टकराने के बाद यूरेशियन प्लेट क्या हल्की थी, हल्की होने के कारण क्या हुआ, इसका सिकुड़ने लगी। फिर देखिए क्या हुआ कि ये पर्वतों को निर्माण हुआ। तो आप ये पर्वत देख रहे हैं, कौन कौन सा पर्वत है। देखिए, ये जो हमारा क्या अंगारा लैंड था, तो ये जो हिस्सा था हमारा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड भूमि थी। जो आगे का हिस्सा था उसे हम कैसे अग्रभूमि, अग्रभूमि। ठीक है, और ये जो पर्वत निकल के आया कौन सा लगा, तामिर तारिम बेसिन, जो तारिम बेसिन है वो है। ये जो पर्वत निकल के हमारा क्यूलिन, क्यूलुन क्यूलुन पर्वत, ये था हमारा पामीर पठार। देखिए, अब इधर आ जाइए, पामीर पठार के बाद में आता हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब हम इसे कहते हैं, ये देखो मैं काराकोरम श्रेणी, फिर हमारा लद्दाख, फिर जास्कर, और जास के बाद वृद्ध हिमालय, ये हमारा लघु हिमालय, और ये शिवालिक पर्वत, और ये आप देख रहे हैं गंगा का मैदान। ठीक है, तो समझ में आया। अब इसी भूभाग को हम समुद्र तल से देखते हैं। तो ये मतलब ये समुद्री तल हमारा क्या है, समुद्री तल। इसी पेन से ले लेते हैं। तो ये कौन सा है, ये समुद्री तल है हमारा, समुद्र तल। समुद्र से ऊंचाई देखी जाती है। तो आप देखिए, फाइनली जिस प्रकार प्लेट टकराने के कारण हमारे इस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ, और पर्वतों का निर्माण होने के बाद में जब फाइनल स्वरूप आया, इस समय ये स्वरूप है। ठीक है, तो ये कौन सी भाई, भारतीय प्लेट है। क्या है, भारतीय प्लेट। ये हमारी यूरेशियन प्लेट, ये हमारी भारतीय प्लेट, ये हमारी यूरेशियन में, इन दोनों के बीच में क्या है, आज भी टकराव हो रहा है। और टकराव होने के कारण इस जो पर्वत जो है सिकुड़ रहा है, और सिकुड़ने के कारण भारतीय जो हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं इस प्रकार से भारतीय पर्वत का निर्माण हुआ। आप ये समझ गए, ये हमारा क्या है, तारिम बेसिन, क्यूलिन, पामीर का पठार, ये हमारा ट्रांस हिमालय, ये हमारा
ग्रेट हिमालय, ये लघु हिमालय या निम्न लघु हिमालय, शिवालिक, गंगा का मैदान। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों की में। चलिए एक बार दोबारा से इसे रिपीट कर देता हूँ मैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व पहले, 7 करोड़ वर्ष पूर्व पहले की बात है, जिसमें जो है हिमालय पर्वत से पूर्व यहाँ क्या हुआ करता था, तैथिस सागर हुआ करता था। तैथिस सागर हुआ करता था। तो तैथिस सागर जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को एक दूसरे से अलग किया करता था, अलग करता था। गोंडवाना लैंड मतलब भारतीय प्लेट पे जो पठारी क्षेत्र था, जो पठारी क्षेत्र था, तो वहां से जो निकलने वाली नदियां थी, अपने जल के साथ में अवसाद लाया करती। अवसाद के रूप में गाद है, कंकड़ है, गिट्टी है, रेत है, उस नदी में आके क्या करती थी, गिराती थी। क्या करती थी, गिराती थी। वो अवसाद धीरे धीरे जाके नहीं, वो इकट्ठा होने लगा, और इकट्ठा होने लगा तो वो अब क्या, इकट्ठा होने लगा। इकट्ठा होने के बाद जो भारतीय प्लेट थी, इसका इधर से दबाव भी था, क्योंकि वो ऊपर की तरफ खिसक रही थी, धीरे धीरे करनी है। तो यहाँ गया, उसका उत्थान हुआ, दबाव हुआ। दबाव होने के बाद में तो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई। टकराने के बाद में धीरे धीरे ऐसे करके जो दबाव, जो गहराई थी उसकी क्या हुई, ये कम होने लगी, मतलब उसका उत्थान होने लगा, धीरे धीरे करके ऐसे होने लगा। होने के बाद में फिर फाइनली आगे चल कर करोड़ों वर्ष बाद में तो ये क्या, प्लेट जो भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई, और टकराने के बाद में ये क्या, यूरेशियन प्लेट हल्की थी और भारतीय प्लेट भारी थी। तो भारी होने के बाद ये नीचे की तरफ मुंह बना लिया इसने, और यूरेशियन प्लेट जो है सिकुड़ने लगी, हल्की सी सिकुड़ने लगी। सिकुड़ने के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, पर्वतों का ये जो है करोड़ों वर्ष बाद में पर्वतों का निर्माण हुआ। और करोड़ों वर्ष के बाद में जो पर्वतों का निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद में ये क्या हुआ कि पर्वतों ने फाइनली अपना रूप ले लिया। और जिस प्रकार से हम आपको बता चुके हैं कौन कौन सा पर्वत कैसे कैसे निर्माण हुआ, तो ये आकृतियाँ आप देख रहे हैं। तो पहले अंगारा लैंड से, अंगारा लैंड जो है किससे टकरा है, हमारा गोंडवाना लैंड। ये हमारा जो गोंडवाना लैंड है, इसे हम बता चुके हैं पहले ही, जगह नहीं, चल छोड़ो, लिख दिए हुए हैं। गोंडवाना लैंड टकराया, और टकराने के बाद फाइनली ये इसका पर्वतों का रूप ले लिया। तो पर्वत आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं हिमालय का निर्माण हम पढ़ चुके हैं, और ट्रांस हिमालय मतलब थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय में कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है। देखिए, तो ट्रांस हिमालय इधर से था, तो हम बनाते चलते हैं साथ में साथ में। हमने आप ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था अभी। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम बताए थे, यहाँ जो ट्रांस हिमालय, ये हमारी श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, इसे बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। इसका नाम हुआ है काराकोरम, काराकोरम। ठीक है, अभी हम इसके बाद डिटेल्स अच्छे से बताएंगे। पहले हमको पत्थर सॉरी पर्वत बना देते हैं। फिर उसके नीचे थी हमारी लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे जास्कर श्रेणी।
कैलाश पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रृंखला। और ये आपको बताइए यहाँ पर क्या था हमारा, पामीर का पठार, पामीर दिख रहा है, ऊपर लिख देता हूँ, पामीर का पठार। और ऐसे करके चला था हमारा, ऐसे था, कुल्लून था, कुल्लूल पर्वत, कुल्लून पर्वत। और इधर जो बना इसके तो हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। अलग पेन ले लेता हूँ इसके लिए, फिर 1 मिनट हो जाएगा। देखिए जो निर्माण हो गया, तो ये आपको पता ही है, ये हमारा था पामीर का पठार। क्या था, पामीर का पठार, ठीक है। पामीर के पठार के बगल फिर वहां से निकलता हमारा कुल्लन पर्वत, बता चुका हूँ, हिंदुकुश पर्वत। और इससे ऊपर जाएंगे तो हम क्या निकलेगा, तारिम का बेसन निकलेगा। क्या था, तारिम का बेसन। तो हमें पढ़ना भारतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत पढ़ा तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत जो जो ऊपर वाला हिस्सा था, इसे हम बोलते हैं क्या, काराकोरम। क्या होगा, काराकोरम पर्वत, ठीक है। और काराकोरम जो पर्वत है, काराकोरम पर्वत को ही तिब्बत में क्या कहते हैं, हमें कैलाश पर्वत कहते हैं। ध्यान रखिए, काराकोरम भारत में काराकोरम पर्वत है, और इसी को तिब्बत में यहाँ क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत कहते हैं। इसके जो नीचे वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं, लद्दाख, लद्दाख पर्वत। और ये नीचे वाला था हमारा क्या था, जास्कर, जास्कर पर्वत, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो आपको बता देता हूँ। हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहला ट्रांस हिमालय, जिसे हम पार हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार हिमालय भी बोलते हैं। नंबर 2 वृहद हिमालय, नंबर 3 लघु हिमालय, नंबर 4 शिवालिक पर्वत। तुम बारी बारी से हिमालय को पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत, ठीक है, इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ रहा हूँ क्या, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिए। पहले हम पढ़ रहे कौन सा, ट्रांस हिमालय। तो यहाँ लिख देता हूँ आपको, ट्रांस, ये लिखा ही ऊपर कर, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और याद रखिए, काराकोरम श्रेणी को ही तिब्बत में क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग नहीं, इसी के हिस्से 3 भाग, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय, काराकोरम, काराकोरम जो है भारत का सबसे उत्तरी भाग है, मतलब उत्तरी पर्वत श्रेणी है, भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी, उत्तरी
पर्वत श्रेणी क्या है? भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। और देखिए भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है, ध्यान रखिए, सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है? K2, वो यही है, यहाँ K2 दिख रहा है ना, K2 इधर कर देता हूँ साइड में, K2 ठीक है, और दिख रहा है K2। K2 को हम क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। अब देखिए ये जो है K2 गॉडविन, भारत, जब भी क्वेश्चन पूछा था भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन ध्यान रखिए ये जो क्षेत्र पड़ता है हमारा, किस क्षेत्र में पड़ता है? पाक अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है, मतलब जो POK में पड़ता है। क्या पड़ता है? POK में। इस चीज का ध्यान रखना, पाक अधिकृत क्षेत्र में जो पड़ता है K2, भारत की सबसे उत्तर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं हम, कितनी? 8611 मीटर ऊंची है। कितनी? 8611 मीटर ऊंची है, 8611 मीटर ऊंची है। और देखिए ये जो है काराकोरम सीढ़ी, जो काराकोरम सीढ़ी है, क्या काराकोरम सीढ़ी को हम क्या कहते हैं? देखिए उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? उच्च एशिया की रीढ़। जब क्वेश्चन पूछा जाता है काराकोरम को क्या कहते हैं? उच्च एशिया की रीढ़, मतलब इंग्लिश में बोले तो बैक बोन ऑफ हाई एशिया, बैक बोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एक चीज याद रखिए, जो हमारा जो K2 है, K2 पर्वत श्रेणी है, K2 पर्वत श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं? गौरी नंदा पर्वत के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? गौरी नंदा, गौरी नंदा पर्वत, गौरी नंदा पर्वत के नाम से जानते हैं। और इसी क्षेत्र में यहाँ जो है भारत के सबसे ऊंचे ऊंचे क्या पाए जाते हैं? हिमनद। कौन कौन से? हिमनद पाए जाते हैं। वैसे हम हिमनद आगे पढ़ेंगे अलग से, लेकिन हम बता दें भारत के सबसे ऊंचे ऊंचे जो हिमनद है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यहाँ पाया जाता है। जैसे कि आपका सियाचिन है, यहाँ पाया जाता है सियाचिन, सियाचिन है, सियाचिन है, बियाफो है। मैं इधर लिख लेता हूँ साइड में अलग। देखो ये मैं समझा रहा हूँ सिर्फ इसी में, ताकि यहाँ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ होगा, ये इसी जगह देखो, सियाचिन, सियाचिन, बियाफो, बियाफो, बाल्टोरा, बाल्टोरा, हिस्फार, ये चार बड़े मुगल। लेकिन ध्यान रखिए ये परीक्षा में बहुत आते हैं, कई बार पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, बियाफो कहाँ पर है, बाल्टोरा कहाँ पर है, इस पार कहाँ पर, कि मतलब किस श्रेणी में है। ध्यान रखिए श्रेणी की बात पूछी है तो किस श्रेणी में कहाँ पर स्थित है, तो ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से हो गया, यहीं से हमारी जो नदियां हैं, देखिए काराकोरम श्रेणी, हमने एक चीज आपको बता दी है, तो काराकोरम श्रेणी को वहाँ पे तिब्बत में क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत कहते हैं। और यहीं से हमारी जो नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? देखिए कैलाश पर्वत श्रेणी से ही निकलती है हमारी नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। सिंधु नदी ऐसे जाएगी, सतलज ऐसे जाएगी, और ब्रह्मपुत्र ऐसे करके ऐसे आती है, और उसके सांगपो ऐसे करके ऐसे जाती है, ठीक है। तो चार नदियां निकलती हैं, और ये जो नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, ध्यान रखिए पूर्ववर्ती मतलब इनसे पहले की नदियां हैं, यहाँ से निर्माण हुई होने से पहले की नदियां हैं, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं लद्दाख पर्वत। क्या पढ़ते हैं? लद्दाख पर्वत। क्या पढ़ते हैं? लद्दाख पर्वत। देखिए लद्दाख पर्वत है, इसके नीचे देखिए इधर साइड में जाते हैं हम, यहाँ में बहती है सिंधु नदी। कौन सी बहती है? सिंधु नदी।
लद्दाख पर्वत के नीचे बगल से जाएंगे दक्षिणी साइड में, लद्दाख के दक्षिण साइड में सिंधु नदी बहती है, और उत्तरी साइड में जो है लद्दाख की सहायक नदी जो श्योक नदी, लद्दाख की सहायक नदी जो है श्योक नदी, सॉरी कहते हैं सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी जो ऐसे करके आते सिंधु की सहायक नदी है, जो ये ऐसे करके जाती है हमारी जो नदी यूं तो इसी की सहायक नदी लद्दाख पर्वत के क्या बहती है, उत्तर में बहती है श्योक नदी और दक्षिण में बहती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के किनारे पर ही लद्दाख की राजधानी, ध्यान रखिए लद्दाख की राजधानी क्या, लेह, लद्दाख की राजधानी लेह। जब भी क्वेश्चन पूछा है तो लद्दाख की राजधानी कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिए हमारे कहा लद्दाख पर्वत श्रेणी के तट पर और सिंधु नदी के दाहिनी छोर पर, जैसे ऐसे करके जाएगी सिंधु नदी तो इसके दाहिनी छोर पर आप रहिए। देखिए ये ले यहाँ समझा तो यहाँ नहीं, ध्यान रखिए ये चीज यहाँ रखिए, और दूसरे पेन से लिख देता हूँ, तो लेह, लेह हमारा यहाँ है, ठीक है। और ये सिंधु नदी किस क्षेत्र छोर पर, सॉरी किस किनारे पर है, तो ये दाहिनी किनारे पर, इधर से जाएगी तो दाहिनी साइड में ये हमारा लेह पड़ता है, ठीक है। ओके चलो अच्छा एक चीज और बताना भूल गया यहाँ पे, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी यहाँ पे लद्दाख पर्वत पे ही विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोशी स्थित है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है और कहाँ पर है, तो राकापोशी है, ये कहाँ पर, हमारा लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है, कहाँ पर है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं जास्कर, क्या पढ़ते हैं, जास्कर पढ़ते हैं। जास्कर मतलब जास्कर पर्वत श्रेणी, सबसे नीचे वाली पर्वत श्रेणी कौन सी, जास्कर। तो जास्कर पढ़ते हैं, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी जो हमारी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी हमारी है ये यहाँ, इसकी कामेट, कामेट है, यहाँ लिख देता हूँ कामेट, नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कामेट, कामेट है। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो कितनी है, 7,756 मीटर ऊंची, ध्यान रखिए इसकी जी जास्कर की, ठीक है। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कामेट पर्वत चोटी है, जिसका ऊंचाई कितनी 7,756 मीटर है, ठीक है। और इसी की जास्कर पर्वत श्रेणी में ही हमारी जास्कर नदी भी बहती है, ध्यान रखिए क्या होती है, जास्कर नदी बहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है जास्कर नदी कहाँ बहती है, तो जास्कर नदी जो है हमारी जास्कर पर्वत श्रेणी में बहती है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।